Hi everybody, so welcome to InnoScript and I hope you have watched the previous video and I discussed a lot of questions, a lot of good questions in the previous video, and this is the second video on InfyTQ where I'll be discussing a set of mixed questions. ठीक है, और आई होप कि आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी InfyTQ की प्रॉपर एकदम. ठीक है, सो देयर इज अ नीड ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा आपको. तो इस वीडियो के अंदर फिर से मैं 6 ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा एंड बिकॉज वीडियो भी शॉर्ट रखनी है तो 6 ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट दो 6 क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट एंड अच्छी अप्रोच होगी हर एक क्वेश्चन में. ठीक है, सो मैंने थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस पिक किए, राइट. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे कुछ क्वेश्चन के ना अप्रोच बहुत डिफरेंट है. मतलब हर क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट होगा जो कि एक मे बी शायद किसी दूसरे क्वेश्चन में लग पाए. ठीक है, तो मैंने सेट देख लिया था InfyTQ का सैंपल टेस्ट, तो उसी के बिहाफ पे मैंने लिया है. अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन, ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये. ठीक है, जहां पे क्लास टेस्ट बना रखी है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है स्वैप नाम का, जो कि 2 इंटीजर को एक्सेप्ट करता है और उन 2 इंटीजर को स्वैप करता है. इस कोड से आप काफी फेमिलियर होंगे. ठीक है, यहाँ पे हम स्वैपिंग कर रहे हैं, वो भी यूजिंग सम थर्ड वेरिएबल. तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो. सबसे पहले तो मेन मेथड के साथ एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होगा. ठीक है, हमारा मेन मेथड के साथ एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. नाउ हम कह रहे हैं कि एक इंटीजर i नाम का क्रिएट करो विद वैल्यू 10 एंड एक दूसरा j वैल्यू इंटीजर हम क्रिएट कर रहे हैं विद वैल्यू 20. नाउ वी आर पासिंग दीज 10 एंड 20 टू दिस स्वैप फंक्शन एंड दिस स्वैप फंक्शन विल बी कॉल्ड समथिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, ये स्वैप फंक्शन यहां से कॉल हो जाएगा. ठीक है, ये स्वैप फंक्शन कॉल होगा. इट मींस यू आर पासिंग दिस 10 एंड 20 इन हियर. आप 10 एंड 20 वैल्यूज को यहां पे पास कर रहे हो. नाउ स्वैपिंग होगी, तो अब आप एक तीसरा टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करते हो विद वैल्यू i. इट मींस टेम्प इज होल्डिंग 10, i इज होल्डिंग 10 एंड इंटीजर j आल्सो होल्डिंग 10. तो टेम्प के पास भी 10 है, i के पास भी 10 है और इंटीजर के पास भी 20 है. इंटीजर j के पास 20 है. अब तुम क्या कर रहे हो, टेम्प के अंदर i को डाल रहे हो. इट मींस टेम्प के अंदर तो तुमने इस 10 वैल्यू को होल्ड करके रखा, i के अंदर j होल्ड करके रख रहे हो, i के अंदर इस j को होल्ड करके रख रहे हो. j इज 20, तो i के अंदर 20 आ गया. एंड नाउ आप j के अंदर क्या होल्ड करके रख रहे हो, टेम्प, और टेम्प कितना है 10, तो j के अंदर 10. अगर आप ध्यान से देखो तो इस i के पास 20 आ चुका है और इस j के पास 10 आ चुका है. प्रीवियसली कितना था, i के पास 10 था और j के पास 20 था. क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा कि स्वैप हो गया, बट इसका आंसर कितना आएगा, 10 एंड 20 स्टिल. i की वैल्यू अभी भी 10 है, j की वैल्यू अभी भी 10 है. क्यों? स्वैप जब भी देखते हैं फंक्शन, इट मींस द वैल्यूज ऑफ द i एंड j विल बी स्वैप्ड. बट लेट मी टेल यू द कंसेप्ट हियर. जो कंसेप्ट यहां पे यूज्ड है, जावा के अंदर हर एक फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज पास होती है, दे आर पास्ड एज वैल्यू, दे आर पास्ड बाय वैल्यू एंड नॉट रेफरेंस. ठीक है, तो जावा में एवरीथिंग इज पास्ड बाय वैल्यू एंड नथिंग पास्ड एज रेफरेंस, पास्ड बाय रेफरेंस. ठीक है, देयर आर कपल ऑफ वेज through which we can achieve this pass by reference, but in here this swap value is accepting i and j and these values are passed by value to this swap function. ठीक है, so the concept क्या था, कंसेप्ट था कि values जो है pass by value होती है, not pass by reference. So आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 10 and 20. So I hope you have understood this question. Now let me move to the next question. So next question क्या है, एक क्लास टेस्ट बनाई हुई है. ठीक है, थोड़ा लॉजिकल है. क्लास टेस्ट बनाई है, मेन मेथड है, सिंपल है, और 2 वेरिएबल्स है, x एंड 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, जिसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है. अब एक लूप चल रहा है z की वैल्यू 0 से लेकर के z इज लेस देन 5 तक. z इज लेस देन 5 मींस z विल गो फ्रॉम 0 टू 4. ठीक है, अब इसके दौरान मुझे इस इफ को कंडीशन को चलाना पड़ेगा एंड फाइनली आई हैव टू टेल दी वैल्यूज ऑफ x एंड y. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है. लॉजिकल है, सिंपल तो है बट लॉजिकल है, तो ध्यान से देखना इसको. तो z की वैल्यू 0 के लिए इटरेट करते हैं. तो जब z की वैल्यू 0 होगी तो फॉर लूप इफ इसके अंदर जाएगा, यहां पे प्लस प्लस x होगा. प्लस प्लस मींस प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर कंपैरिजन होगा. तो प्लस प्लस x का मतलब क्या है कि 1 हो जाएगी x की वैल्यू. नाउ 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स और ऑपरेटर है तो नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू, नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करेगा. y की वैल्यू भी कितनी है, 0. अगेन y के अंदर भी प्री इंक्रीमेंट हो रहा है तो अगेन y विल बी इंक्रीमेंटेड, तो अगेन y विल बिकम 1, 1 इज ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो ये भी फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, और दोनों ही अगर फॉल्स हुई तो x इंक्रीमेंट नहीं हुआ. मतलब इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो x फाइनल जो है पोस्ट इंक्रीमेंट है ये नहीं चलेगा. बट x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 एंड y की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है, 1.
एक्स की वैल्यू भी 1 हो चुकी है एंड वाई की वैल्यू भी 1 हो चुकी है, बिकॉज प्री इंक्रीमेंट तो चल ही रहा है ना, प्री इंक्रीमेंट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यूज 1 एंड 1 हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट लूप पे चलते हैं, लूप चल रहा है, अब z की वैल्यू 1 के लिए लूप चलाते हैं। कह रहा है x की जो भी प्रीवियसली वैल्यू हो चुकी है उसमें प्री इंक्रीमेंट करो। x की प्रीवियस वैल्यू कितनी है 1, तो 1 विल बिकम 2, 2 विल बी चेक्ड विद 2, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मींस और ऑपरेटर है, नेक्स्ट को भी चेक करेगा। तो नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस वैल्यू ऑफ y में एक प्री इंक्रीमेंट करो, सो दिस विल आल्सो बिकम 2 एंड 2 इज अगेन इज चेकिंग विद 2, ठीक है, और 2 is again being checked with 2, so this is again false or false, तो false or false is again false, again this is not going to enter in the if condition। तो फिर से क्या होगा, बट x की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 एंड y की वैल्यू भी कितनी हो चुकी है 2, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हो रहा था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट इटरेशन हम रन करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन में फिर से हम किसके पास जाएंगे, z के पास। z इंक्रीमेंट हुआ, z की वैल्यू 3 के लिए लूप चलेगा, तो y x की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी 3, नाउ 3 इज ग्रेटर देन 2, नाउ 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 अब ग्रेटर देन 2 है। अब मुझे एक बात बताओ, कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, मींस ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई और आगे आपके पास और ऑपरेटर, तो इस कंडीशन, ये कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। अगर ये अपने आप में ट्रू है तो दिस इज इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू मेक दिस इफ कंडीशन एज ट्रू। मुझे इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ये चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ दिस इज ट्रू, दिस कंप्लीट इफ स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो लेट मी टेल यू गाइस द कंसेप्ट व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन हियर, कि अगर और ऑपरेटर होता है तो आगे कभी कोई कंडीशन इवेल्युएट नहीं होती है। अगर बीच में कहीं और ऑपरेटर है तो आगे इसके कोई भी कंडीशन इवेल्युएट नहीं होगी, चाहे वो फॉल्स हो चाहे वो ट्रू हो। तो इस पॉइंट इन टाइम पे x बन जाएगा 3 बट y विल रिमेन 2, y 2 ही रहेगा और x कितना बन जाएगा 3। तो आफ्टर दिस सिचुएशन, आफ्टर दिस लूप, x will become 3 and y will remain 2, एंड जैसी कंडीशन ट्रू हुई, अब x आप इसके अंदर एंटर किए, अब आप x को फिर से इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो x कितना बन जाएगा 3 की जगह 4 बन जाएगा। x कितना बन जाएगा 4, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हुई है ना, प्री इंक्रीमेंट हुआ, पहले 3 हुआ, 3 के बाद 3 इज ग्रेटर देन 2, आप इफ के अंदर एंटर करें तो अगेन तुमने x को इंक्रीमेंट किया। अब नाउ लेट मी गो अगेन टू द फॉर लूप। नाउ z की वैल्यू हो गई है 4, z की वैल्यू हो गई है 4। अब जब z 4 हुआ तो फिर से इसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो 4 से इंक्रीमेंट हुआ 5, 5 को फिर से चेक करेगा, 5 इज ग्रेटर देन अगेन 2, कंडीशन ट्रू, तो ये फिर से चेक नहीं होगा। 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब ये इंक्रीमेंट होगा तो x कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो x हैज बिकम 6 एट दिस पॉइंट इन टाइम। नाउ z की वैल्यू 4 के लिए अब लूप चलेगा। जब z की वैल्यू 4 के लिए इस बार लूप चलेगा तो क्या होगा, फिर से इफ कंडीशन चेक करेगा, पहले x को इंक्रीमेंट करेगा, सो x विल बिकम 7। नाउ 7 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन हुई ट्रू, अगेन इसको नहीं चेक करेगा और कंडीशन ट्रू हुई है तो इफ के अंदर फिर से एंट्री करेगा। नाउ दिस x7 विल बिकम 8 एंड फाइनली x 8 बनने के बाद वापस फॉर लूप के जाएगा और इस बार z की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, और इस बार z की वैल्यू 5 होगी तो फॉर लूप यहां पे टर्मिनेट हो जाएगा। एंड व्हेन दिस फॉर लूप विल टर्मिनेटेड, देन दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विल बी प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू 2 है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो कभी भी ना क्वेश्चन देख के सोल्व नहीं होगा, पहली बात तो आपको पेन एंड पेपर यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन में करते जाओ, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8 and 2, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इट्स अ नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ जावा। तो there are different kind of methods which can be present in some class। किसी क्लास के अंदर different टाइप के मेथड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, मतलब देखो अगर आपको जावा बहुत हाईली इंटरेस्टेड हो तो यू शुड डेफिनेटली नो दी इंट्यूशन बिहाइंड एवरी फंक्शन, बट एज ऑफ नाउ अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट ट्राई टू मग अप दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट पूछा जा सकता है, बिकॉज इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सी एक क्लास है और पूछ रहा है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड आपको डिफाइंड है। अब पूछ रहा है कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होता है। जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, मेन मेथड जब कॉल होता है और मेन मेथड के आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो,
एंड इस ऑब्जेक्ट से आप किसी इसके जो है किसी मेथड को कॉल कर रहे हो, इनोस्क्रिप्ट नाम के मेथड को कॉल कर रहे हो, विच इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर ओनली। आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, फिर उसके मेथड को कॉल कर रहे हो, तो व्हाट इज द व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो इज बीइंग क्रिएटेड हियर, और किस तरीके से ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है ये आपसे पूछ रहा है। तो लेट मी टेल यू, इट्स अ सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर, पहले तो स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट होगा, देन इंस्टेंस होगा, एंड देन कंस्ट्रक्टर, एंड देन मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट मी टेल यू, थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं इसको। तो क्या होता है कि स्टैटिक ब्लॉक जो होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब भी क्लास लोड होती है जेवीएम में, ठीक है। अब जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इज लोडेड बाय द जेवीएम। सबसे पहले क्लास लोड होती है जेवीएम के अंदर, ठीक है। और जब भी क्लास लोड होती है जेवीएम में, सो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक जो है चलता है। आप इसको ऐसे भी मत समझो, आप इसको नॉर्मल रूल समझो कि व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास लोड होती है, ठीक है, क्लास लोड होती है। एंड व्हेनेवर अ क्लास इज लोडेड, व्हेनेवर क्लास इज लोडेड, तो जब भी क्लास लोड होती है तो उसके अंदर स्टैटिक मेथड रन होता है, अगर प्रेजेंट है तो। अगर स्टैटिक मेथड प्रेजेंट है तो स्टैटिक ब्लॉक अगर प्रेजेंट है तो, नॉट मेथड बट स्टैटिक ब्लॉक। तो अगर स्टैटिक ब्लॉक प्रेजेंट है तो सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होगा, जो कि प्रेजेंट है यहां पे, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंस्टेंस होता है सब, उसके बाद इंस्टेंस होता है। तो इंस्टेंस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो पहले क्लास लोड होती है, क्लास लोड हुई तो स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट हुआ, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो इंस्टेंस ब्लॉक हमेशा चलता है, और ये कंस्ट्रक्टर से पहले रन होता है। आपने एक चीज सुनी होगी कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, इट्स कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड। ये तो ट्रू है। जब भी कोई जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो हमने ये चीज तो पढ़ी है कि इसका क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, नो डाउट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये तो रूल है ही। बट अगर इस क्लास के अंदर एक इंस्टेंस ब्लॉक है, तो कंस्ट्रक्टर से पहले इसका इंस्टेंस ब्लॉक पहले रन होता है, और इंस्टेंस ब्लॉक क्या करता है, इंस्टेंस ब्लॉक उसके बाद इसके कंस्ट्रक्टर को रन करता है। इंस्टेंस ब्लॉक इसके बाद इसके कंस्ट्रक्टर को रन करता है, ठीक है। तो पहले इंस्टेंस ब्लॉक रन होगा, एंड देन फाइनली दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ठीक है। तो इट मींस पहले स्टैटिक ब्लॉक कॉल हुआ, फिर इंस्टेंस ब्लॉक कॉल हुआ, और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एंड फाइनली यू आर कॉलिंग दी सी डॉट माई मेथड, और फाइनली आप सी डॉट माई मेथड कॉल कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, ये फाइनली मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टैटिक, देन इंस्टेंस, एंड देन कंस्ट्रक्टर, एंड देन फाइनली मेथड, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को यहां पे एक रूल बताना है कि लेट्स से इस क्लास के आप दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, ये वाला, लेट्स से आप C1 भी क्रिएट करते हैं, C2 भी क्रिएट करते हैं, तो जितने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतनी बार इंस्टेंस ब्लॉक क्रिएट होता। तो इंस्टेंस ब्लॉक फर्स्ट ऑफ ऑल विल एग्जीक्यूट व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एंड दे विल बी इन्वोक्ड बिफोर द कंस्ट्रक्टर्स, दिस इज द रूल। नाउ सेकंड, कि if there are two objects, the instance block will definitely execute 2 times for each object. If there are 3 objects, the instance block will execute 3 times for each object, ठीक है। So this is how we have to remember this concept, right? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। So next question क्या है? So first of all, the answer to this question is going to be static block, instance block, constructor and the method. Next पे मूव करते हैं। So question number 4 is that what is the output of the following code? बहुत सिंपल है, समझते हैं इसको ध्यान से। देखो, ये एक क्लास बिल बना रखी है, इसके अंदर एक क्लास वेरिएबल है जो कि आइटम प्राइस जिसका नाम है, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि आइटम प्राइस को सेट करता है, एक डिस्प्ले नाम का मेथड है जो कि आइटम प्राइस को डिस्प्ले करता है, एंड फाइनली एक डेमो क्लास है जो कि क्या करती है, मेन मेथड है, उसके मेन मेथड के अंदर बिल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एंड फाइनली वी आर कॉलिंग दी आइटम प्राइस प्रॉपर्टी ऑफ द बिल क्लास, ठीक है। आइटम क्लास प्रॉपर्टी ऑफ द बिल क्लास, ठीक है। तो समझते हैं इसको, ध्यान से समझना, बहुत आराम से इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ये कहती है कि बिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ विद वैल्यू 10। इट मींस ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, और ऐसे कंस्ट्रक्टर के पास जो कि एक पैरामीटर को 10 को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो क्या ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है? यस, ये रहा कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है। हमने बिल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट बन रहा है मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका मतलब बिल के इस आइटम प्राइस के अंदर कितना आ गया, वैल्यू 10 आ गया।
इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि इस ओबीजे के लिए जो आइटम प्राइस नाम की प्रॉपर्टी है, आइटम प्राइस नाम की प्रॉपर्टी, इसको आप कितना साइन कर रहे हो, 10, ठीक है। ओबीजे डॉट आइटम प्राइस को आप कितना साइन कर रहे हो, 10 असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 ने कितना काम किया कि इसने एक ओबीजे डॉट आइटम प्राइस नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट करी और उसको इसने 10 वैल्यू असाइन कर दी, राइट। चलिए नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट लाइन बोलती है कि वैल्यू प्रिंट करो ओबीजे डॉट आइटम प्राइस, वैल्यू प्रिंट करो ओबीजे डॉट आइटम प्राइस, वैल्यू प्रिंट करो ओबीजे डॉट आइटम प्राइस। जरा बताओ ओबीजे डॉट आइटम प्राइस की वैल्यू कितनी है, 10। तो कितना प्रिंट होगा, पहले 10 प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ इसी ऑब्जेक्ट से ये डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा है, क्योंकि क्लास का मेथड है डिस्प्ले, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी क्लास का मेथड कॉल होगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बिल क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले मेथड हम डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। जाओ डिस्प्ले मेथड के पास। ये क्या कह रहा है कि आइटम प्राइस नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करो एंड उसको 20 बनाओ। आइटम प्राइस नहीं, ये लोकल वेरिएबल है, तो आइटम प्राइस नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट हुई और उसके अंदर वैल्यू 20 है एंड इसको वी आर सिंपली प्रिंटिंग। तो कितना प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट कर देगा। तो इट मींस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 10 एंड 20 आंसर है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सो इट मींस the answer to this question is going to be 10 and 20. So I hope you have understood this problem. बस बहुत सिंपल था। अब देखो एक रूल यहां पे है, एक कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ऑप्शन दे रखा है, एरर बिकॉज देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता, बिल लेट्स से, एक तो ये लाइन लिखी मैंने और एक मैं और लिखता हूं, बिल ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू न्यू बिल, और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पास नहीं करता। समझना ध्यान से, मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने न्यू बिल लिखा, बट इसके अंदर कुछ वैल्यू पास नहीं करी, तो पहली लाइन तो ये लिखी भी ऑलरेडी, दूसरी लाइन मैंने ये लिखी, तो इसका मतलब ये मेरे को ये कह रहा है, ये वाली लाइन, कि ठीक ये वाली लाइन तो कह रही है कि आपको इस तरह का एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो ये रहा वो कंस्ट्रक्टर जो कि एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। और ये वाली लाइन कह रही है कि आपको एक ऐसे कंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो कि कुछ वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। मींस तुम्हें इस केस में एक नॉर्मल, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तुम्हें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ता इस केस में, अगर आप ऐसी कोई लाइन लिखते। बट एज ऑफ नाउ, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट विद दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर, सो वी रियली डोंट नीड दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए कह जरूर रहा है कि एरर बिकॉज देयर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और बहुत लोग को लगेगा भी कि यार हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। तो मेरी बात आई होप समझ गए होंगे आप। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड यूज हो रहा है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही डिफाइंड होना चाहिए आपके पास। अगर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट यूज हो रहा है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बार को नहीं हो तब भी काम चलेगा, बट अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और फिर भी आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तब आपको डिफॉल्ट भी लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ यही आप यूज कर रहे हो, दो बातें मैं बता रहा हूं, अगर ये ऑलरेडी है और डिफॉल्ट भी आपको चाहिए तब तो आपको डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। अगर पैरामीटराइज्ड नहीं यूज हो रहा कहीं पे भी और डिफॉल्ट कहीं पे यूज हो रहा है तो देन यू डोंट नीड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर ये प्रेजेंट है और आप डिफॉल्ट को यूज कर रहे हो, अगर आपको ये यूज करना है और पैरामीटराइज के साथ साथ डिफॉल्ट को भी यूज करना है, देन यू विल हैव टू डिफाइन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो दिस इज द रूल। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10, 20। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है, अच्छा कंसेप्ट है, इसके अंदर अच्छा कंसेप्ट यूज हो रहा है। कह रहा है एक बेस क्लास बनाई है, उसके अंदर कुछ कुछ फंक्शंस है। एक डिराइव्ड क्लास बनाई है जिसने बेस क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, उसके अंदर कुछ कुछ फंक्शंस है। और एक क्लास डिराइव्ड 1 है, उसने डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट कर रखा है और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है। एंड फाइनली एक क्लास टेस्टर है जो कि हमारी मेन क्लास है, तो इसके अंदर मेन मेथड डिफाइंड है। तो अब ध्यान से समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने कंसेप्ट को सीख लिया होगा अच्छे से, नहीं समझा तो आप जाकर के प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इस कंसेप्ट पे पक्का क्वेश्चन आएगा, वहां पे 101% आएगा। तो यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस। ये जो बेस रेफरेंस, दूसरी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट किसी का क्रिएट हो रहा है, तो आपको ये कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ लेकिन रेफरेंस बेस क्लास करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा कि कह रहा है कि एक बेस रेफ नाम का एक आपने वेरिएबल क्रिएट करा जो कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, डिराइव्ड 1 क्लास का है, ठीक है, डिराइव्ड 1 क्लास का है। एंड जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस किस क्लास का है,
ये बेस रेफरेंस, बेस क्लास का रेफरेंस है। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, कह रहा है कि बेस के रेफरेंस से रन मेथड कॉल करो। मुझे ये बताओ कि पहले मुझे ये बताओ कि खुद से सोचो कि जो बेस रेफरेंस है वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? डिराइव्ड क्लास का। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है मेथड उसी का कॉल होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम पहले डिराइव्ड क्लास के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वहां पे रन मेथड प्रेजेंट है, क्या वहां पे रन मेथड प्रेजेंट है। भाई जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसी का हम रन मेथड कॉल करेंगे। पर जैसे ही हम रन इस डिराइव्ड वन क्लास के अंदर गए, हमने देखा कि यार यहाँ पे तो कोई रन मेथड प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई रन मेथड प्रेजेंट ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो किससे मांगते हैं? अपने पिताजी से मांगते हैं, अपने पापा से मांगते हैं, है ना, अपने पेरेंट से मांगते हैं। तो यहाँ पे इनका पेरेंट कौन है? डिराइव्ड वन का पेरेंट कौन है? डिराइव्ड क्लास। तो अगर इनके पास रन मेथड नहीं है तो किसके पास जाएंगे? डिराइव्ड क्लास के पास जाएंगे। बोलेंगे क्या तुम्हारे पास रन मेथड है? बिल्कुल है, ये रहा रन मेथड। तो ये रन मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, रन मेथड को कॉल किया, ये बोलते हैं कि रिटर्न करो फंक्शन, रिटर्न करो फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? सोचो खुद से। भाई ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ है? डिराइव्ड क्लास का। फंक्शन कॉल कर रहा है। तो अब क्योंकि ये किस क्लास के अंदर है? डिराइव्ड क्लास के अंदर है। तो फंक्शन भी किसका कॉल होगा? फंक्शन भी किसका कॉल होगा? सोचो खुद से, फंक्शन किसका कॉल होगा? इसी क्लास का कॉल होगा जिस क्लास के तुम करंटली अभी हो। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चाइल्ड टू पेरेंट की तरफ जा रहा है। तो भले ही तुमने इस रन के अंदर फंक्शन कॉल किया है, बट फंक्शन अब किसका कॉल होगा? इसका कॉल होगा। किसका कॉल होगा? डिराइव्ड क्लास का ही कॉल होगा। तो क्या फंक्शन यहां पे प्रेजेंट है? यस, बिल्कुल प्रेजेंट है। इट मींस आप क्या रिटर्न करोगे? यहां से 1 रिटर्न करोगे। आप क्या रिटर्न करोगे? 1। तो 1 किसको जाएगा? ये इसको जाएगा 1, रन मेथड को। ठीक है, तो 1 किसको जाएगा? रन मेथड को। सो फाइनली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1। बहुत लोग को लगता है कि यहां से इसने फन को रिटर्न किया, और फन किसके पास है? डिराइव्ड क्लास के पास। तो बहुत लोग को लगता है कि ये 2 रिटर्न करेगा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1 ओनली, राइट? सो द आंसर विल बी 1। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है एंड काफी बढ़िया कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको रिकर्जन सोल्व करना है। तो ये दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिकर्जन। तो रिकर्जन अगर आपको अच्छे से आता है तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। कहता है कि एक स्पेशल ऐड नाम का फंक्शन है जो कि किसी वैल्यू को रिसीव करता है। छोड़ दो उसको छोड़ो, हम अपना एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं मेन मेथड से। कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम का फंक्शन कॉल कर रहा है 5 वैल्यू पे। तो मैं एक काम करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन को EO के नाम से लिखूंगा एंड स्पेशल ऐड के नाम के फंक्शन को SA के नाम से लिखूंगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप चीज को। अभी शॉर्ट करना है ना, पूरा मेथड थोड़ा लिखूंगा, तो समझना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन हमने कॉल किया किस पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने फंक्शन कॉल किया किस पे? वैल्यू 5 पे। ठीक है, तो वैल्यू 5 पे कॉल करते हैं। मींस हम यहां से कहां जाएंगे? इस पे आए। ये num2 वैल्यूज ने रिसीव करी यहां पे 5 वैल्यू। कहता है 5 इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या कह रहा है? मींस ये जो आंसर लाके देगा कहां से लाके देगा? स्पेशल ऐड जिसको वैल्यू 5 रिसीव हो प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको वैल्यू 4 रिसीव हो। इसका मतलब ये 2 अलग अलग फंक्शंस कॉल कर रहा है, एक इस वैल्यू के साथ और एक इस वैल्यू के साथ। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसी को सोल्व करते हैं, SA5 को। तो SA5 के पास गए हम यहां पे, तो यहां पे वैल्यू में मिली 5। कह रहा है 5 इज नॉट इक्वल टू 0। यस, 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मींस इस SA5 का जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5 + 2 मींस 7। 7 प्लस अगेन SA ही कॉल कर रहा है, और SA में किस वैल्यू को दे रहा है? num -1। num कितना है? 5 मतलब 4। ठीक है, अगेन SA ही कॉल कर रहा है। SA किस वैल्यू पे कॉल कर रहा है? 4 पे। ठीक है, SA किस वैल्यू पे कॉल कर रहा है? 4 पे। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब कंडीशन, अब इसके हिसाब से आप चलते जाओ। कह रहा है SA के अंदर 4 कॉल करो, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या रिटर्न करेगा? 4 + 2 6। 6 प्लस SA कॉल करेगा किस पे? 3 पे। SA3 क्या करेगा? SA3 वापस से 3 पे कॉल करेगा। 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 5 प्लस SA of 2 अगेन SA2 कॉल करेगा। SA2 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 + 2 4। 4 प्लस SA of 1 1 पे कॉल करेगा। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 किस पे कॉल करेगा? 1 + 2 3। 3 प्लस SA of 0 एंड फाइनली SA जब 0 कॉल होगा तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन, इफ कंडीशन हुई फेल,
और यहां पे क्या रिटर्न करेगा 3। इट मींस दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न 3। ये फंक्शन कितना रिटर्न करेगा 3। ठीक है, ये फंक्शन कितना रिटर्न करेगा 3। इट मींस एक चीज समझते हैं कि एस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 3, एस ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 3 6, तो एस ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 + 4 10, एस ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 5 15, और एस से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 + 6 21, और एस से ऑफ 5 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 21 + 4 21 + 7 सॉरी 28। इट मींस EO5 ने जो मेथड कॉल किया था एसए ऑफ 5 एंड EO4, तो उसमें एसए ऑफ 5 की वैल्यू हमने निकाल ली 28। अब हमें EO4 की वैल्यू निकालनी है, तो इसी तरीके से अब EO4 की वैल्यू निकालते हैं। तो जब EO4 की हम वैल्यू निकालेंगे तो निकालते हैं इसको EO4 को भी। ठीक है, EO4 की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़ा रश हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं ध्यान से। EO4 निकालते हैं। चलिए EO4 क्या करेगा, देखो EO5 ने एसए ऑफ 5 को कॉल किया था और EO4 को कॉल करेगा। EO4 क्या करेगा, EO4 मान लो यहाँ पे 4 रिसीव हुआ, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या बोलेगा स्पेशल ऐड फंक्शन कॉल करो 4 पे प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन कॉल करो किस पे 3 पे। ठीक है, तो इसने ये दो वैल्यूज क्रिएट करी। अब देखो इस फंक्शन की वैल्यू को निकाल करके लाने के लिए हमें इन दो फंक्शन की वैल्यू को लाना पड़ेगा। पर क्या आप ये सोचो एसए ऑफ 4 की वैल्यू तो मैं यहां पे ऑलरेडी निकाल चुका हूं ना एसए ऑफ 4 की, तो एसए ऑफ 4 मेरे को कितना देगा 21 प्लस अब मुझे सिर्फ EO3 की वैल्यू निकालनी है। तो EO3 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा एसए ऑफ 2 पे एसए ऑफ 3 पे कॉल करना पड़ेगा एंड EO ऑफ 2 पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एसए ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 मेरे पास ये आ जाएगी, और इसकी वैल्यू मेरे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एसए ऑफ 2 कॉल करना पड़ेगा प्लस EO ऑफ 1 कॉल करना पड़ेगा, EO ऑफ 1 कॉल करना पड़ेगा। अब एसए ऑफ 2 मेरे पास बताओ कितना है, एसए ऑफ 2 तुम्हारे पास है 10 प्लस अब EO ऑफ 1 को कॉल करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा एसए ऑफ 1 को कॉल करना पड़ेगा एंड EO ऑफ 0 को कॉल करना पड़ेगा, EO ऑफ 0 को कॉल करना पड़ेगा। एसए 1 की वैल्यू कितनी है 6, एसए 1 की कितनी वैल्यू है 6 प्लस EO ऑफ 0, जब आप EO ऑफ 0 को कॉल करोगे तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कितना रिटर्न करेगा यहां से 0, तो मींस दिस इज गोइंग टू रिटर्न 0। अब बैक ट्रैक करते हैं, देखो 6 + 0 किसको रिटर्न होगा इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इसने अब EO2 ने किस को कॉल किया था 10 + 6 को, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। अब EO ऑफ 3 ने किस को कॉल किया था SC3 को और EO ऑफ 2 को, तो SC3 की वैल्यू कितनी थी 15 और 16 कितना हो जाएगा 31, सो मींस दिस इज गोइंग टू बी 31। अब जब ये 31 है तो EO4 ने किस को कॉल किया था 21 और मतलब SA4 को और EO3 को, EO3 की वैल्यू कितनी है 31, SA4 की वैल्यू कितनी है 21, 31 + 21 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। नाउ 52 किसको रिटर्न होगा इसको, 52 किसको रिटर्न होगा EO4 को, मतलब इसको कितना वैल्यू रिटर्न हुआ 52। फाइनली EO5 ने किस को कॉल किया था SA5 को एंड EO4 को, SA5 की वैल्यू कितनी आई 28 एंड EO4 की वैल्यू कितनी आई 52, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। सो इट मींस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 80। थोड़ा रिकर्जन आपको सोल्व करना आना चाहिए अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था बट यू विल बी हैविंग इनफ स्पेस, आपके पास अच्छे खासे पेपर होंगे इसलिए मैंने थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। बट इफ यू विल वॉच दिस क्वेश्चन अगेन, द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन इज अगेन, और यू विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन अगेन ऑन योर ओन, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। ठीक है, बस ध्यान रहे कि थोड़ा अच्छे से करो सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, घिचपिच ज्यादा ना हो, प्लस प्रॉपर करो, प्रॉपर कॉल करते जाओ, लाइन बाय लाइन कंडीशन बाय कंडीशन आप रिकर्जन को कॉल करते जाओ एंड फिर बैक ट्रैक करते जाओ, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 80, राइट। सो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 80। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जावा वाले क्वेश्चंस। तो इन्फिनिटी में कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी होंगे। आज जो हमने वीडियो में डिस्कस करे देवर ऑल इजी क्वेश्चंस, इससे जो पहली वाली वीडियो थी वो थे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक क्यूज। तो आपने देखा होंगे सैंपल टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैक पे बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन क्यू पे बेस्ड है। ठीक है, सो दैट वीडियो विल ऑब्वियसली बी गोइंग टू बी डिफरेंट, सो यू जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड बाय दिस वीकेंड। ठीक है, मैं इस वीकेंड में रिकॉर्ड करने का कोशिश करूंगा, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली गेट दैट वीडियो इन द नेक्स्ट वीक, राइट। बट बिकॉज आई एम लिटिल बिजी, आई एम बिट टाइड अप विद माई वर्क, सो मैं रेयरली मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है, तो बहुत मेहनत से ये टाइम निकाल रहा हूँ आप लोग के लिए। सो जस्ट प्रैक्टिस हार्ड एंड इफ यू फेस एनी डाउट,
अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट फील होता है इन क्वेश्चन के अंदर, किसी कंसेप्ट के अंदर, प्रीवियस वीडियो में या इस वीडियो में, सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. सो माय इंस्टाग्राम अकाउंट is by name Akash Verma 1102, or you can message me on my Telegram group, or if you have my number you can directly WhatsApp me, right? So that's all from my side for this video. I hope you are preparing hard for your exam, and that's it. Thank you. Bye bye for now.